साथियों नमस्कार, मैं सुनील नेगी एक बार पुनः आपसे मुखातिब हो रहा हूं। आज हम उत्तराखंड में जो आपदाएं आ रही हैं, इकोलॉजिकल डिज़ास्टर्स जो आ रहे हैं, उस पर बात करेंगे। साथियों, आप जानते हैं कि प्रधानमंत्री जी कल उत्तराखंड पहुंचे लंबी विदेश यात्रा के बाद। हालांकि 1 महीने से ज़्यादा समय हो गया है। इकोलॉजिकल डिज़ास्टर्स में धराली हो, चाहे थराली हो, चाहे जोशीमठ के पास की बात हो, चाहे बद्रीनाथ केदारनाथ ऑल वेदर रूट्स की बात हो, सब जगह इस मानसून में इतनी भयंकर आपदाएं आई हैं कि मैं समझता हूं कि तमाम रिकॉर्ड टूट गए। यही नहीं बल्कि मंडी, हिमाचल प्रदेश, कुल्लू और कई क्षेत्रों में वहाँ भी बहुत बड़े पैमाने पर तबाही हुई है। किश्तवाड़ की बात, जम्मू कश्मीर की, वो आपसे छुपी नहीं है। वहाँ भी सैकड़ों लोग हताहत हुए हैं और बहुत जान माल का नुकसान हुआ है। यानी उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, किश्तवाड़ और कई क्षेत्रों में ये तबाही का आलम जारी है। प्रधानमंत्री कल वहाँ गए उत्तराखंड। वहाँ पर तमाम सांसद, जो वैसे तो आपदा के क्षेत्रों में उनमें से गिने चुने सांसद गए, बाकी तो शायद गए नहीं। और एक मंत्री महोदय जो हमारे टमटा जी वास्तव में धराली में पूरा उन्होंने इंस्पेक्ट किया। सड़कों का जो कटाव था, सड़कों में जो दिक्कत आई है, उसमें भी उन्होंने जाकर के काम किया। तो सभी लोग प्रधानमंत्री की स्वागत में वहाँ पहुँचे थे। मुख्यमंत्री जी पहुँचे थे उत्तराखंड में। कल प्रधानमंत्री जी ने बहुत ही बेहतरीन काम किया। 1200 करोड़ रुपए का एक सेंट्रल पैकेज उत्तराखंड को दिया है, जो कि एक बहुत ही सराहनीय काम है और इसकी प्रशंसा की जानी चाहिए। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या हमने 2013 16 जून से सबक सीखा है? क्या जो नुकसान, जो बड़े पैमाने पर लोग हताहत हुए थे, लगभग 10,000, सरकारी आंकड़ा तो 5,000 बताता है, और जिस व्यापक पैमाने पर तबाही हुई है, जो 2013-16 जून के इकोलॉजिकल डिज़ास्टर में, क्या हमने उससे सबक सीखा है? उसमें 200 गांव भी तबाह हो गए थे। और आपको याद होगा उस समय के मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा आज बीजेपी में हैं, और बाद में हरीश रावत उत्तराखंड के मुख्यमंत्री रहे हैं। कांग्रेस के शासन में ये तबाही हुई थी। इन्होंने आश्वासन दिया था कि 200 जो गांव हैं जो बर्बाद हो गए, तबाह हो गए, उनको ये रिहैबिलिटेट करेंगे, रिकन्स्ट्रक्ट करेंगे। लेकिन आज तक उस दिशा में कोई काम नहीं हुआ है। हम लोग 2013 की तबाही को भूल चुके हैं और यूं ही सिलसिला पुनः पहले की तरह चलता रहा। आजकल एक बड़ा आसान सा और बड़ा सामान्य सी प्रक्रिया हो गई है कि कहीं कोई एक्सीडेंट होता है, कहीं कोई तबाही होती है, कहीं कोई प्राकृतिक आपदा होती है, तो नुकसान के बाद हमारे जो बड़े पदों पर आज नेता बैठे हैं वो एक बयान जारी कर देते हैं या फिर चले जाते हैं क्षेत्र में, परिवारों को मिलते हैं और उसके बाद संवेदना व्यक्त करते हैं और ईदुशी हो जाती है। सवाल ये है साथियों कि उत्तराखंड जोन 5 में आता है। जोन 5 में आने का मतलब ये होता है कि हम लोग जहाँ रह रहे हैं उत्तराखंड में, वहाँ टेक्टोनिक अपहीवल्स यानी अर्थक्वेक यानी भूकंप आने का बहुत बड़ा खतरा है। दुनिया के बड़े पैमाने पर दुनिया के जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने इस बात की घोषणा कर रखी है, प्रेडिक्शन कर रखी है कि 50 साल के भीतर, आज से 50 साल के भीतर, यानी कभी भी, इस बात को मैंने 5 साल पहले भी कहा था, 5 साल गुजर गए, उत्तराखंड में 8 या 9 ऑन रिक्टर स्केल भूकंप आ सकता है, जो उत्तराखंड की बेतहाशा तबाही करेगा और उसका असर दिल्ली तक होगा। तो कहने का अभिप्राय ये है कि जो क्षेत्र जोन 5 में आ रहा है, सरकार उस क्षेत्र के जो संभावित खतरे हैं पर्यावरण को लेके, परिस्थिति को लेकर के, उससे सबक क्यों नहीं सीखती है? चाहे वो किसी भी पार्टी की सरकार हो, चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो, भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो। आपको याद है पिछले लगभग 10 मुख्यमंत्री बदल गए हैं पिछले 25 साल में। कांग्रेस और भाजपा ने बारी बारी तो शासन किया। ये पहली बार है कि बीजेपी दूसरी बार शासन कर रही है उत्तराखंड में। तो कहने का लब्बलवाब ये है कि इस बार की जो बेतहाशा धराली में तबाही आई है और उसके बाद थराली में तबाही आई है, उसके बाद
चमोली के कई हिस्सों में तबाही आई है। इसके बाद आपके जोशीमठ तो धंस ही चुका है पिछले मानसून में, और इसके बाद इस समय भी बहुत पहाड़ वहाँ गिरे हैं। और एक आंकड़े के मुताबिक जो ऑल वेदर रोड है जो ऋषिकेश से कर्णप्रयाग और आगे तक जाती है, वहाँ पर करीबन 1500 या इससे अधिक लैंडस्लाइड्स हुए हैं, मतलब पहाड़ गिरे हैं। इसके अलावा आपने देखा होगा कि जो बोल्डर्स गिरते हैं पहाड़ के टाइम में, ऊपर से पत्थर, बड़े बड़े पत्थर गिरते हैं, उसमें सैकड़ों गाड़ियाँ तबाह हो गई हैं, कई लोग हताहत हो गए हैं। और ओवर फ्लडिंग, जो बादलों के फटने से घटनाएं हो रही हैं, या ग्लेशियर लेक्स, जो हमारे ग्लेशियर्स हैं, हिमनाद हैं, उनके द्वारा जो बनाई गई, उनके पानी से जो बनी है लेक्स ऊपर पहाड़ों के कई हिस्सों में, जो हमें दिखाई नहीं देती है, जैसे चोराबारी लेक के टूटने से केदारनाथ में तबाही, उस तरीके से तबाही के बाद उत्तराखंड में हमने अभी भी सबक नहीं सीखा। आपको शायद ये जानकर ताजुब होगा कि आज भी उत्तराखंड के या और भी हिमालयन स्टेट के ऊपरी हिस्सों पर हिमनद यानी ग्लेशियर्स के पिघलने के बाद बहुत सारी ऐसी झीलें बनी हुई है जिस पर कोई काम नहीं हो रहा है। होता ये है कि ऐसी झील्स को जो कारण बनती है प्राकृतिक आपदा का, जब वो फट जाती हैं तो बहुत बड़े पैमाने पर बादल फटने के बाद जो हज़ारों लाखों करोड़ों टन पानी गिरता है इन लेक्स में, ये लेक्स फट जाती हैं और फटने के बाद जो तबाही होती है, सिल्ट आता है, पानी आता है, मिट्टी आती है, बोल्डर्स आते हैं, वो पूरे उस पर्टिकुलर हिस्से को बहा के ले जाते हैं। आपने देखा धराली में क्या हुआ। धराली में करीबन 50 या 100 मकान, 5-5 मंजिल के होटल धराशायी हो गए। करीबन 70 लोग आज भी लापता हैं। लापता क्या है? लापता का मतलब ये होता है कि वो दब चुके हैं या किसी और कारण से उनकी मृत्यु हो गई है और आज वो अपने परिवार में वापस नहीं पहुंचे हैं। यही स्थिति थराली में है। थराली में 2 बता रहे हैं, कोई लोग बता रहे हैं कि 2 लोग मरे हैं जिसमें एक महिला दबी है। और इसी प्रकार से जितने भी इकोलॉजिकल डिज़ास्टर्स के बाद लैंडस्लाइड्स हुए हैं उत्तराखंड के पैमाने पर, जो बोल्डर फॉल्स हुए हैं और जो इन लैंडस्लाइड्स की वजह से जो दुर्घटनाएं हुई हैं, उसमें भी लगभग मैं समझता हूं कि आंकड़ा तो सरकार प्रस्तुत करती नहीं है, ना इनके पास है, लेकिन मैं समझता हूं कि 100 से अधिक हताहत हुए हैं लोग। तो कहने का तात्पर्य और अभिप्राय ये है कि उत्तराखंड में हर 2, 4, 5, 10 साल के बाद, आप देखो 2013 में कितनी बड़ी बाढ़ आई जिसमें 10,000 लोग हताहत हुए, 50,000 करोड़ रुपए का सरकार को नुकसान हुआ। उसके बाद आपने देखा होगा ऋषिगंगा की बाढ़ आई, जो बादल फटने के बाद ही आई थी, और NTC का जो प्रोजेक्ट था उसकी जो टनल्स थी उसमें पूरी गाद घुस गई थी और लगभग 200 लोग उसमें मरे थे। इसके बाद आपने देखा कि जोशीमठ में 1000 मकानों में दरार आ गई। अब तो श्रीनगर के मकानों पर भी दरार आ गई है और केदारनाथ बद्रीनाथ के मकानों में भी दरार आ गई और कई और क्षेत्रों में मकानों में दरार आ रही है क्योंकि ज़मीन धंस रही है। तो इस तरीके से जोशीमठ में 1000 मकान जो है उससे लोग विस्थापित हुए हैं, उनको अलग स्थान पे सेटल किया है। तो ये प्रक्रिया जारी है। पहाड़ जो है वो शैशव स्टेट में है, चाइल्ड स्टेट में है। पहाड़ अभी बिल्ट हो रहे हैं उत्तराखंड के। बुरबुरे पहाड़ हैं जहाँ चट्टानों की कमी है, और अगर चट्टान है तो उसका ग्रिप स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि हम लोग अपनी उपलब्धि के नाम पे ऑल वेदर रोड्स जैसे बना रहे हैं। 20,000 करोड़, पहले तो 12,000 करोड़ का बजट था, लेकिन जितना ये प्रोजेक्ट डिले होगा मानसून में जो तबाही उसकी वजह से, तो इसकी कॉस्ट एस्केलेट हो जाती है। तो आज मैं समझता हूँ कि 16, 17, 18,000 करोड़ रुपये तक ये प्रोजेक्ट पहुँच गया है, जो ऑल वेदर रोड्स का प्रोजेक्ट है, जिसमें कर्णप्रयाग और 4 धाम तक जो है सड़कों को 4 लेन रोड्स बनानी है। लेकिन आपको याद होगा एक एक्सपर्ट कमेटी थी उत्तराखंड में जो आई थी सुप्रीम कोर्ट द्वारा स्थापित करके, उसने साफ मना किया था कि इस प्रकार से मतलब पहाड़ में इतनी चौड़ी सड़कों की बनाने की आवश्यकता इसलिए नहीं है क्योंकि इससे पहाड़ जो है उसके जो रॉकी माउंटेन्स है उनको डायनामाइट एक्सप्लोजन से ये तोड़ते हैं, ड्रिलिंग से तोड़ते हैं, और इस तरीके से वो पहाड़ पहले से जो फ्रिजाइल हैं, कमज़ोर हैं, वो और कमज़ोर होते हैं। इसके अलावा ऑल वेदर रोड्स में जो लाखों लाख करोड़ों करोड़ टन जो मिट्टी और मलबा गिरा है वो सारी नदियों में गिराया गया है, जिसकी वजह से नदियों के सतह ऊपर आ गए हैं, जो फ्लड्स को भविष्य में पैदा करने में सहायक सिद्ध होते हैं, जो बर्बादी का कारण बनते हैं। इसके अलावा
हज़ारों हज़ार पेड़ इस पूरे प्रोजेक्ट में कटे हैं। और यही नहीं बल्कि आपने देखा होगा कि जो ऋषिकेश से कर्णप्रयाग तक जो 8 घंटे का सफ़र है, उसमें जो रेल बन रही है, रेल प्रोजेक्ट बन रहा है, उसमें लगभग 80 किलोमीटर जो है वो टनल्स हैं, या कम या ज़्यादा हो सकती हैं, मैं एक्सपर्ट तो नहीं हूँ, लेकिन 80 किलोमीटर टनल्स जो है पहाड़ों के बीच में से होकर जा रही हैं। यानी जो पहाड़ पहले से ही कमज़ोर हैं, जो पहाड़ पहले से ही फ्रजाइल हैं, जहाँ का पर्यावरण पहले से ही कमज़ोर है, दूषित है, वहाँ इन टनल्स को बना करके पहाड़ों को और ज़्यादा खोखला किया जा रहा है। यानी कल अगर दुर्भाग्य से, और वैसे भी प्रेडिक्शन इस बात की है, कोई आपदा उत्तराखंड में आती है और ख़ासतौर से गढ़वाल रीजन में आती है, तो आप ये देखिए कि जो पहाड़ पहले से अंदर से हॉलो हो गए हैं टनल्स की वजह से, 80 किलोमीटर टनल्स और कई जगह और भी, तो वहाँ पर जो है बहुत बड़ी तबाही हो सकती है। हालांकि ये दावा करते हैं कि ये क्वैक रेजिस्टेंस है, यानी भूकंप का कोई इसमें असर नहीं पड़ेगा। अगर ऐसा होता तो मुझे एक चीज़ बताइए, सिलक्यारा टनल्स आपको याद होगी, सिलक्यारा टनल्स में 55 लोग फंस गए थे और उस टनल्स के अंदर जो है एक हिस्सा उसका गिर गया था, जिसने तमाम जो वहाँ काम करने वाले लोग थे उनको ब्लॉक कर दिया था। तो मेरा कहने का अभिप्राय ये है कि अगर सिलक्यारा में टनल जो है वो क्रैश हो सकती है और 45 से 55 लोग वहाँ फंस सकते हैं, जिन्हें बचाने के बाद बहुत वाहवाही लूटी गई, तो क्या वजह है नहीं है कि जो ये रेल की जो बहुत बड़ी टनल्स बन रही है, 125 किलोमीटर का पूरा रास्ता है रेल का, जहाँ पटरियाँ बिछी हैं, लेकिन उसमें से 70-80% जो है टनल्स है। तो आप ये बताइए कि भगवान करे कुछ ना हो, लेकिन क्या कारण है कि ये भविष्य में, क्या गारंटी है भविष्य में इस प्रकार की त्रासदियाँ नहीं होंगी। इसके अलावा बहुत बड़े पैमाने पर आपने देखा होगा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स उत्तराखंड में बन रहे हैं, जो 330 मेगावाट के हैं, जैसे श्रीनगर का है, और बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं। और आपने देखा होगा टिहरी डैम तो वैसे ही इतना बड़ा प्रोजेक्ट है कि अगर वो कभी भगवान ना करे फट गया, लीक कर गया, तो कहते हैं कि मेरठ तक आधे घंटे में तबाही हो जाएगी। तो उत्तराखंड में बहुत बड़े पैमाने पर प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं, एनटीपीसी के प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं, जो एक कारण बना धसाव के लिए जोशीमठ में, और इस प्रकार से और हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स। तो इन तमाम प्रोजेक्ट्स के रहते हुए भी पहाड़ में जो है पानी को एकत्रित किया जा रहा है, इकट्ठा किया जा रहा है। और जब बरसात आती है पहाड़ के टाइम में, मानसून के टाइम में, तो उस समय जब बादल फटते हैं तो बहुत बड़े पैमाने पर जो पानी गिरता है, और पानी गिरने के बाद जब ये नदियाँ भर जाती हैं, और नदियों के अलावा जो बहाव से ये जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स भर जाते हैं, तो फिर ये दरवाजे खोलते हैं, जिसकी वजह से पानी जो है बेतहाशा गति से फैलता है और फिर तबाही और बर्बादी करता है। वैसे भी आपको याद होगा कि जो मेडिटेरियन सी है, उसकी जो विंड्स हैं, जो उसकी एवोपरेशंस होती हैं, जो उससे वो बनता है, मतलब गर्मी की वजह से जो उसमें से एवोपरेशन निकलता है, वो वेस्टर्न हिमालयस की तरफ जाता है। और इस प्रकार जो पहाड़ में भी बड़े टिहरी डैम है या और हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे 330 मेगावाट का श्रीनगर 84 में है, तो यहाँ जो पानी होता है ये भी एवोपरेट करता है, ये भी पानी जो है धूप की वजह से सूखता है, इसकी जो स्टीम्स है वो ऊपर जाती हैं हिमालय की तरफ, और बाद में जो है वहाँ इकट्ठा हो करके ये बादल फटने की घटनाओं को जन्म देती है, जो थराली जैसे और केदारनाथ 2013 की जैसे इकोलॉजिकल डिज़ास्टर्स, पर्यावरणीय या पारिस्थितिक आपदाओं को निमंत्रण देती हैं, और जिससे बड़े पैमाने पर तबाही होती है। उसके बाद सिलसिला वही शुरू होता है कि प्रधानमंत्री जी आते हैं, मंत्री जी आते हैं, वर्ल्ड बैंक, सरकारें पैकेजेस देती हैं, और फिर उसमें पैकेजेस में कितना खर्च होता है, कितना नहीं होता है, ये आप खुद ही जानते हैं। एक पौबारा हो जाती है ब्यूरोक्रेट्स की, इंजीनियर्स की और बड़े बड़े ठेकेदारों की, जिसमें से वो आप समझ सकते हैं कितने बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार होता है। तो मेरा स्पष्ट मानना है और ये कहना है कि उत्तराखंड में, हिमाचल में, किश्तवाड़ में जो तबाही हो रही है, उसका जो सबसे बड़ा कारण है, जो कारण मैंने अभी आपको गिनाए हैं, उसके अलावा एक बहुत बड़ा कारण ये भी है कि आज जो है उत्तराखंड में खास तौर से जितनी भी नदियां हैं, एक सरकार की तरफ से ऑर्डर्स इशू हैं, जिसमें स्पष्ट संकेत हैं, स्पष्ट गाइडलाइंस हैं कि 200 मीटर इससे ज़्यादा होना चाहिए, 2 मीटर तक नदी के किनारे
भी मकान नहीं बन सकता है, ना बनाना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है कि आप ये देखिए कि चाहे उत्तरकाशी की पूरी रेंज हो, चाहे वो ऋषिकेश से लेकर के बद्रीनाथ तक की रेंज हो, केदारनाथ तक की रेंज हो, वहाँ पर आप देखा होगा सब जगह जो वैलीज़ हैं, जो घाटीज़ हैं, घाटी के किनारे दोनों तरफ बड़े बड़े होटल्स बन गए हैं, बड़े बड़े गेस्ट हाउस बन गए हैं, बड़े बड़े रिसॉर्ट्स बन गए हैं। और इसके अलावा आपने देखा होगा कि जो पैसे कमाने की, प्रॉफिट कमाने की होड़ है, उसने उत्तराखंड में तबाही के एक अध्याय को जन्म दिया। आपने देखा होगा कि आपदाएं पहले भी आती थी, आपदाएं, भूकंप पहले भी आते थे, ओवरफ्लड्स पहले भी आते थे, लेकिन पहले इतना शोर नहीं मचता था। उसका कारण ये था कि पहले जो है हमारे गांव सब हाइट पे बसे हुए थे और लोगों के पास इतना पैसा भी नहीं था, लोग इतने लालची भी नहीं थे कि वो समुद्र के या नदियों के किनारे अपने मकान बनाएं। तो उस समय आपदाएं आती थी, लेकिन चूँकि उनके मकान या रिसॉर्ट्स या होटल्स या और कंस्ट्रक्शन नहीं होती थी तो वहाँ तबाही भी नहीं होती थी। तो तबाही नहीं होती तो लोग नहीं मरते थे, और जब इंसान नहीं मरते थे तो हो अल्लाह नहीं होता था। आज जो होड़ है प्रॉफिट कमाने की, लाभांश कमाने की, आज जिस तरीके से इंसान के अंदर ग्रीड, लालच भर गया है, उस तरीके से वो पहाड़ में आने वाली आपदाओं को नहीं देख रहा है। वो पहाड़ के जो पहले से कमज़ोर या दूषित पर्यावरण है उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहा है, वो सिर्फ कमाने की होड़ में लगा हुआ। और आपने देखा होगा कि पूरे उत्तराखंड में, चाहे वो नदी के किनारे हों, चाहे वो बड़े बड़े शहर हों, देहरादून जैसे, उधम सिंह नगर जैसे, हरिद्वार जैसे, वहाँ पर लाखों की तादाद में कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट, मकान, रिसॉर्ट्स, इंस्टीट्यूशंस कमाने के लिए, बड़े बड़े होटल्स, अस्पताल, तमाम पैसे कमाने के लिए बने, जिनसे गरीबों का, लोअर मिडिल क्लास का कोई लेना देना नहीं है। गांव से आपने देखा होगा कि अगर यही प्रगति की बात या लोअर मिडिल क्लास के फ़ायदे की बात होती तो कोई वजह नहीं थी कि उत्तराखंड से इतने बड़े पैमाने पर पलायन होता। आज आप देख रहे हैं कि जब से राज्य बना है 25 साल पहले, तब से अब तक 30 लाख लोग जो है उत्तराखंड से शहरों की तरफ पलायन कर चुके हैं, जिसका सबसे बड़ा कारण यही है कि वहाँ पर जो की विकेंद्रीकृत स्तर है, जो डिसेंट्रलाइज लेवल पे गांव में, ब्लॉक में, यहाँ तक कि ज़िले में, वहाँ किसी प्रकार का कोई विकास नहीं हुआ है। और सारी जो शक्तियाँ हैं, सारा जो विकास है, सारा जो प्रॉफिट है, सारा जो मतलब लुक्रेटिव बिजनेस है, वो सारा कॉन्सेंट्रेट हो गया है, वो सारा सीमित हो गया है बड़े बड़े शहरों में, टाउन्स में। और गांव से लोग खाली कर गए, क्योंकि गांव में ना तो स्कूल है तो सुविधाएं नहीं है, ना अच्छी सड़कें हैं, और इसके अलावा वहाँ पर विकास के कोई आयाम नहीं है जिससे कि वहाँ लोगों को रोज़गार मिल सके। तो आज जो है शहरों की तरफ सब भाग रहे हैं, चाहे वो दिल्ली की मेट्रोपोलिस हो, बॉम्बे हो और शहर हो, और साथ साथ उत्तराखंड के शहर हों। तो कहने का तात्पर्य अभिप्राय ये है कि एक तरफ हम जो है डिलिमिटेशन जो 2027 में होने वाला है उसको लेकर के भी चिंतित हैं, क्योंकि हमारी सीटें पहाड़ की कम हो जाएंगी और शहरों की सीट बढ़ जाएगी। तो इसके बाद जो है हम कम से कम 50% सीटों से भी कम हो जाएंगे असेंबली सीट्स के मामले में, जिससे कि उत्तराखंड 46 बेशकीमती जानों के बाद, इतने संघर्ष के बाद बना है, उसके बनने के कोई मायने नहीं रह जाएंगे, क्योंकि सारा फ़ायदा, सारा बजट फिर शहर और पहाड़ के अलावा जो शहर हैं पहाड़ के, उनको जाएगा। आज गैरसैंण की बात होती है, गैरसैंण में कितनी सरकारें आई, वहाँ भवन बन गया 500 करोड़ रुपए खर्च करके। कांग्रेस के शासन में भारतीय जनता पार्टी बड़ी बड़ी बातें करती है, 7 साल से शासन में है, केंद्र में भी 12 साल से शासन है, लेकिन गैरसैंण के मामले में कोई बात नहीं होती। गैरसैंण आज राजधानी का सवाल फिर भी एक बड़े क्वेश्चन मार्क की तरफ लटका हुआ है। तो साथियों, मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, मैं इतना ही कहूँगा कि उत्तराखंड में जिस तरीके से पर्यावरणीय पारिस्थितिक आपदाएं आ रही हैं, जिस तरीके से उत्तराखंड में व्यापक पैमाने पर गांव के गांव बह रहे हैं, सड़कों की सड़कें बह रही हैं, 1,500 से ज़्यादा लैंडस्लाइड्स इस मानसून में आ गए हैं, पत्थर ऊपर से गिर रहे हैं, लोग चलती गाड़ी में मर रहे हैं, और सड़कों की हालत ख़राब होने की वजह से जो बेतहाशा पैमाने पर एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, और भविष्य में आने वाली त्रासदाओं के ऊपर जो एक क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, उसको देखते हुए उत्तराखंड की जनता एक बहुत बड़े बॉम्ब पर बैठी हुई है। मतलब जो कभी भी एक्सप्लोड हो सकता है। वो बॉम्ब क्या है? वो बॉम्ब आपदा का भी है, वो बॉम्ब बादल फटने का भी है, वो बॉम्ब आने वाले समय में जो 8 या 9 ऑन रिक्टर स्केल का भूकंप की भविष्यवाणी है उसका भी है,
और वो बॉम्ब उत्तराखंड में जिस बेतहाशा तरीके से मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स, 5 स्टार होटल्स, रिसॉर्ट्स और बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहे हैं ख़ासतौर से बाहर के लोगों के कारण, वो सब तबाही का कारण बन रहे हैं। और अगर यही सिलसिला जारी रहा, इस पर कंट्रोल नहीं हुआ, तो भले ही कितनी बड़ी केंद्रीय मदद हमें मिल जाए, 1200 करोड़ रुपए हो या 5000 करोड़ रुपए की हो, लेकिन इससे पहले बहुत बड़े पैमाने पर तबाही हो जाती है और उसके बाद ये पैकेज आता है, उसमें भी पूरा पैसा लगता नहीं है और किस बड़े पैमाने पर धांधली और कथित तौर पर भ्रष्टाचार होता है, आपको सब पता है। तो साथियों, मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। एक बार पुनः हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं, हमारे जो सत्ता में लोग हैं, हमारे जो विपक्ष में लोग हैं, नेता हैं, जिनको हम वोट देकर जिताते हैं, विधानसभा में भेजते हैं, केंद्र में भेजते हैं, जो हमारे साथ सांसद हैं, उनसे मेरी अपील है वो कृपा करके उत्तराखंड में आ रही आपदाओं के मद्देनज़र वहाँ पर पर्यावरण संरक्षण, वहाँ पर जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बन रही हैं नदी किनारे, उन पर रोक लगाने के लिए और भी बहुत सारे जो कारण हो सकते हैं, वहाँ के भू वैज्ञानिकों को, जियोलॉजिस्ट को, अर्थ साइंटिस्ट को विश्वास में लेकर के एक बड़े पैमाने पर मीटिंग बुलाएं और एक ऐसी पॉलिसी फ्रेम करें जिससे कि हमारा हिमालय बच सके, हमारा प्रदेश बच सके और आने वाले जो समय में आपदाएं अपेक्षित हैं वो कम हो सकें, रुक सकें और उत्तराखंड, हिमाचल, तमाम जो हिमालय प्रदेश हैं वहाँ के लोग सुरक्षित रह सकें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं फिर आपसे विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। मैं सुनील नेगी आपसे फिर मुखातिब हुआ किसी और मुद्दे के साथ। नमस्कार।